गुड इवनिंग +1 बच्चों, कैसे हो? गुड। +1 बच्चों, देखो, ठीक है, कोविड-19 के कारण एक बहुत अनिश्चितता का माहौल है। अभी आपका 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है, जो कि अब तक आ चुका होता है। स्कूलों में एडमिशन्स में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखो कि जिंदगी में हर चीज़ को पॉजिटिव वे लेकर ही चलते हैं। अब जब आप चीज़ों को जितना, हर चीज़ को, हर लाइफ की हर समस्या को, हर चुनौती को आप पॉजिटिव वे से लेकर चलोगे तो लाइफ में हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसी चैप्टर से, जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, इसी चैप्टर की एक कहानी है। आपने शायद कहीं पढ़ी भी होगी। आपको याद होगा कि 1665 में इंग्लैंड में, जैसे अब ये आपके पास कोरोना महामारी आई हुई है, तो 1665 में इंग्लैंड में प्लेग आया था। प्लेग नाम की एक महामारी आई थी, जिसके कारण इंग्लैंड 18 महीने बंद रहा था। और न्यूटन्स उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और न्यूटन और इस ईयर को आपको बतला दें, उसी कारण इस ईयर को न्यूटन्स मिराकलस ईयर भी कहते हैं। इस साल को न्यूटन्स मिराकलस ईयर भी कहते हैं। जब प्लेग आया, 18 महीने के लिए ब्रेकडाउन हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, जितने भी टीचर्स थे, सब साइंटिस्ट थे, सब अपने अपने घर बैठ गए। लेकिन न्यूटन्स को क्या हुआ कि 18 महीने लगातार बैठे बैठे कुछ ना कुछ वैसे ही सोचता रहा, पॉजिटिव सोचता रहा। और जब 18 महीने के बाद यूनिवर्सिटी खुली, न्यूटन आया। इस चैप्टर में आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हो, ये उस प्लेग ईयर का, उस मिराकलस ईयर के ही दिन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ऑफ मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, all these things are given by Newton in that year. So this is called Newton's miraculous year. So मेरे प्यारे बच्चों, घबराइए मत, मोराल अप रखिए। हारेगा कोरोना और जीतोगे आप लोग। हारेगा कोरोना और आप लोग जीतोगे। आपके लिए भी ये मिराकलस ईयर हो सकता है। आप भी इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना कुछ नया करके आप उभर सकते हो। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए। मैं आपको एक पॉजिटिव बात अपनी बताता हूं। देखिए बच्चों, पिछले 7 ईयर से मैंने बोर्ड के ऊपर लिखना 89 से शुरू किया था। 1989 से मैंने बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। और 1989 में लोग जब घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उस समय वो कभी भी बोर्ड पे ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे। वो क्या करते थे, टेबल चेयर के ऊपर कार्बन पेपर लेके ट्यूशन पढ़ाते थे। लेकिन मैंने उस समय से 1989 में फर्स्ट टाइम ट्यूशन का जो रिवाज पढ़ा, बोर्ड के ऊपर ट्यूशन पढ़ाने का रिवाज मैंने 89 में डाल दिया था। और 89 से पहले मैंने भी 1 साल टेबल चेयर के ऊपर बैठकर ट्यूशन पढ़ाई।
लेकिन उसके बाद 89 के बाद मैंने कभी भी टेबल चेयर के ऊपर ट्यूशन नहीं पढ़ाई। और जैसे ही मैंने 89 में मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे टीचरों ने वो टेबल चेयर वाला रिवाज छोड़कर सब बोर्ड के ऊपर आ गए थे। 89 से लेकर 2009 तक कंटिन्यूसली मैं बोर्ड पर पढ़ाता रहा हूं। और 2009 आप कह लीजिए 9 के बाद बोर्ड से मैंने थोड़ा कम करते हुए 11 में तो 11 12 में आप कह लीजिए मैंने थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाया। लेकिन 12 के बाद 2012 से लेकर 2000 इस लॉकडाउन से पहले मींस 25 मार्च से पहले तक 2012 से लेकर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद 2012 में कब से मैंने बिल्कुल बोर्ड के ऊपर उसके बाद मैंने टच नहीं किया। हो सकता है इट मे बी नवंबर और इट मे बी दिसंबर 2012 के बाद आप दिसंबर 2012 ही लेकर चलिए। दिसंबर 2012 से लेकर 25 मार्च 2020 तक मैंने बोर्ड के ऊपर लिखकर नहीं देखा। इस कोरोना महामारी ने फिर मुझे वापस बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों, हम जिस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, वो परम पिता परमेश्वर जो भी हमारे लिए करेगा अच्छा करेगा। अगर ये एक बुरा समय आया है, हमें लगता है ये बुरा समय है और इसमें कोई शक भी नहीं है, थोड़ा सा भी फिलहाल तो समय जो है बुरा ही है, लेकिन वो परमात्मा हमारे लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम उसके बच्चे हैं, उसने हमको पालना है, उसने सब कुछ हमारा देखना है और वो हमारे लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, टेम्परेरी हमें लगती हैं कि ये चीजें बुरी हैं, ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन होता नहीं है। समय के साथ फिर हमें पता चलता है कि वो परमात्मा ने जो किया था वो अच्छा ही किया था। बच्चों, बी पॉजिटिव। क्लियर? बच्चों, दिस इज माय 33rd लेक्चर ऑफ फिजिक्स +1 फिजिक्स। अब तक मैंने इन सभी लेक्चर्स में आपके साथ 3-4 टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, ये वाले टॉपिक मैंने कवर अप कर दिए हैं। और एक मैंने अब 4th टॉपिक आपके साथ शुरू किया हुआ है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें भी मैंने आपके साथ फोर्स डिस्कस कर दी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर दिया, मोशन ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने फोर्स ऑफ कांटेक्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो क्या बताया था मैंने आपको? मोशन ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज में मैंने कहा था, इफ देयर आर 2 masses which are lying on a double inclined plane, their masses are m1 and m2, and double inclined plane is a smooth inclined plane, and जिस स्ट्रिंग के साथ वो अटैच्ड है मासलेस स्ट्रिंग है, और जिस पुली के ऊपर पड़े हुए हैं दैट इज ए फ्रिक्शनलेस पुली। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो इस सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। मास m1 नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, m2 a के साथ ऊपर जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? दैट इज m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या बतलाई थी आपको? m1 m2 g इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर इसके बाद मैंने और डिफरेंट केसेस किए थे कि अगर एक ही इंक्लाइन प्लेन है और मींस एक मास m1 इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और दूसरा मास m2 एयर में हैंग कर रहा है, तो मैंने कहा था इसी रिजल्ट को आप अल्फा को अल्फा ले लीजिए, बीटा 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस केस में मैंने एक्सेलरेशन क्या निकाल ली थी?
m1 sin अल्फा माइनस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ गई थी m1 m2 g इंटू 1 प्लस साइन अल्फा होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कैलकुलेट हो गई थी। नेक्स्ट फिर मैंने आपको कहा था कि अगर एक मास टेबल के ऊपर m1 m2 टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और दूसरा मास m1 जो है एयर में हैंग कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, अल्फा 0 ले लिया था, सॉरी बीटा 0 ले लिया था, अल्फा 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, दैट इज m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आ गया था, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ गई थी, m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कैलकुलेट हो गई थी। फिर लास्ट में मैंने क्या किया था कि दोनों मासेज आपके पास एयर में हैंग कर रहे हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए आपके पास अल्फा और बीटा क्या ले लिए थे, मैंने 90 डिग्री ले लिए थे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास m1 माइनस m2 इंटू जी होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आ गई थी 2m1 m2 जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 आ गई थी। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी मैंने आपको एक डबल इंक्लाइन प्लेन वाली मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, उसके आगे मैंने एक केसेस बना के वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज लेकर भी सॉल्व की थी, और साथ में मैंने हर प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व किया था, सबकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास मास है, उस मास के ऊपर हम क्या है कि इंडिपेंडेंट एक जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही है वो इंडिपेंडेंटली लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंटली फोर्सेज लिख के उनकी इक्वेशन लिख के वी आर सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशंस। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे थे। तो सारे जितने भी केसेस थे मैंने इस तरह से भी कैलकुलेट किया था। फिर नेक्स्ट मैंने फोर्स ऑफ कांटेक्ट बताया था। फोर्स ऑफ कांटेक्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एक मास कैपिटल एम है, उसके साथ एक मास और स्मॉल एम बना हुआ है, कैपिटल एम के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दोनों मासेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो दोनों मासेस एक्सेलरेट करेंगे। व्हाइल दे आर एक्सेलरेटिंग टुगेदर, मास कैपिटल एम स्मॉल एम के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मास स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और उस फोर्स को मैंने क्या कॉल किया था, दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कांटेक्ट। उस फोर्स को मैंने क्या कॉल किया, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। तो मैंने क्या कह दिया था कि जब ये मासेज एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन तो क्या होगी, जो आप फोर्स अप्लाई करोगे टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ गई थी। और यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ गई थी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल F डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो मैंने आपको ब्रीफ में याद करने के लिए कहा था, मैंने फिर आपको कहता हूं कि देखो क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। कुछ चीजें आपको याद करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना रट्टा लग गया जी इसको, ये रट्टा नहीं लगाना, ऐसा नहीं होता है। चीजें याद भी कर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपके पास जितनी चीजें डायरेक्ट याद होंगी, क्रैम होगी, आपका उतना टाइम सेव होगा। जितना टाइम सेव होगा, मल्टीपल चॉइस का जो पेपर होता है वो सिर्फ टाइम का ही खेल होता है। वहां पे जिसने जिस ढंग से टाइम सेव कर लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, वही सक्सेसफुल होता है। तो क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। सो यहां पे मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट आप कैसे लिख सकते, जिस मास के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, आपने क्या लेना है, to force multiply by other mass divided by total mass, that is the force of contact। यहीं पे मैंने कहा था कि अगर ये फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए मास स्मॉल m, तब फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगी, F इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और इसके बाद मैंने तीन मासेज ले लिए थे, इसको भी मैंने क्या किया था कि इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इनकी इक्वेशन लिखी थी, फिर मैंने सॉल्व किया था। फिर मैंने क्या किया था, आई हैव टेकन द थ्री मासेज m1 m2 m3, और हमने क्या किया कि आपके पास m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई की। तो फर्स्ट मैंने m1 और m2 के बीच में फोर्स ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट की। m1 और m2 के बीच में फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ गई थी, F इंटू m2 प्लस m3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और फिर मैंने m2 और m3 के बीच में फोर्स ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट की, वो क्या आ गई थी, दैट इज फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ गई थी, F इंटू m3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया था, m1 प्लस m2 प्लस m3 आ गया था। मतलब जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, जिस मास के ऊपर, वो वाला मास नहीं लेना, बाकी उधर वाले सारे मासेज आपने लेने हैं। क्लियर। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन तो वही कि टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन क्या आ गई थी, दैट इज A इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आ गई थी। Here also we are having, सपोज कर लो कि एक आपके पास इस तरह से भी प्रॉब्लम आती है
कि दिस इज ए मास, आपके पास एक मास क्या है m1 है, और दिस इज ए मास अटैच विद ए इनएक्सटेंसिबल massless string, अनदर मास m2, और यहां पे एक और स्ट्रिंग के साथ एक मास m3 अटैच्ड है। क्लियर? और दीज थ्री मासेस आर लाइंग ऑन ए, कहां पे पड़े हुए हैं? दीज मासेस आर लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पे हम एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स एफ अप्लाई करने से आपके पास ये सारा का सारा सिस्टम क्या होगा? एक्सेलेरेट होगा। जब ये एक्सेलेरेट होगा, इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? T1 की वैल्यू क्या होगी? T2 की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हाउ दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देखिए जब फोर्स एफ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इधर आपके पास एक रिएक्शन प्लेन होगी, इसे कहेंगे T1, इसकी रिएक्शन इधर प्लेन होगी, दैट इज आल्सो T1। अब इस T1 के कारण इधर रिएक्शन प्लेन होगी, दैट इज T2, और इस T2 की रिएक्शन इधर प्लेन होगी, दिस इज T2। क्लियर? अगर हम पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं? FBD किसके लिए बनाएं? FBD फॉर M1। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? ये दिस इज हेयर, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M1 इज, ये आपके पास मास M1 है, इसके ऊपर एक फोर्स किधर एक्ट कर रही है? इधर एक्ट कर रही है, कितनी? दैट इज T1, और एक फोर्स किधर एक्ट कर रही है इसके ऊपर? इधर, कितनी? F, और एक इधर एक्सेलेरेट हो रहा है, इधर एक्सेलेरेट हो रहा है E। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2 क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2, what it will be? This is the mass M2. Clear? Now इस M2 के ऊपर क्या हो रहा है? दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इधर एक्ट कर रही है, एक इधर एक्ट कर रही है, here and here। इधर कौन सी एक्ट कर रही है? T1 एक्ट कर रही है, इधर कौन सी एक्ट कर रही है? T2 एक्ट कर रही है, और ये भी क्या हो रहा है? इधर एक्सेलेरेट हो रहा है। Now फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर M3। M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? दिस इज M3। नाउ फॉर दिस M3 व्हाट इज दिस? कि आपके पास एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, दैट इज T2, इधर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, और ये आपके पास इधर एक्सेलेरेट हो रहा है। नाउ इन दिस केस क्या है आपके पास? इक्वेशन फॉर मास M1 क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। इक्वेशन फॉर M2 क्या बनेगी? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या होगा? M2A। इक्वेशन फॉर दिस मास M3 क्या बनेगी? T2 इज इक्वल टू M3A। सो ये आपके पास तीन इक्वेशनें बन गई, 1 2 3। आप क्या कीजिए, इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करोगे, इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करोगे तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगी। इस A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे, T2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज F इंटू M3 डिवाइड बाय दिस टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। अब इस T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास T1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज F इंटू M2 प्लस M3 डिवाइड बाय टोटल मास, व्हाट इज दिस? M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गई? Acceleration of the system and tension of the string, that is T1 and T2। तो it is just like force of contact। T1 और T2 क्या है? Force of contact है।
between m1 and m2. Here now this force of contact is through this string है, and m2 और m3 में भी force of contact क्या है, T2 है, that is through this string है. Here this force of contact is the tension in the string. Clear? बहुत ही रूटीन की प्रॉब्लम है, ऑफनली पूछ ली जाती है कि ऐसे तीन मासेस पड़े हुए हैं, फोर्स m1 के ऊपर अप्लाई किया है, जो जिस स्ट्रिंग के साथ ये लगे अटैच्ड हैं तीनों मासेस, उन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी. अगर ये फोर्स इधर की बजाय इधर इस मास m3 के ऊपर एक्ट कर रही होती, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यही रहनी थी, लेकिन T2 की वैल्यू क्या बन जानी थी, यहाँ पे T2 क्या बन जाना था, F इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय टोटल मास, और आपके पास T1 क्या बन जाना था, F इंटू m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास. क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ सो दिस इज द, नाउ आज एक हम बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे. व्हाट इज दैट? apparent weight of the body or weight of the body in a lift when lift is moving. देखिए बच्चे, it is a very very important thing. I am standing here. मेरा कोई वेट मेजर करना चाहता है. Somebody wants to measure my weight. अब मेरा जो वेट होगा, यह सपोज करो मैं अपना वेट ऑब्जर्व करना चाहता हूं. अब मुझे लग रहा है कि मैं सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ हूं. मुझे किस कारण ऑब्जर्व हो रहा है कि आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस सरफेस, कि मेरा जो वेट है इस सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. वो कहां से ऑब्जर्व हो रही है बात? क्या हो रहा है? जो मेरा वेट इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, और हो क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैं जो इस सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, सरफेस क्या कर रही है, मेरे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है. सरफेस क्या कर रही है, मेरे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है. मैं पहले लेक्चर में आपको बता दिया कि वो जो फोर्स है, वो जो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ रही है, जो रिएक्शन मेरे फोर्स से आ रही है, जो रिएक्शन मेरे एक्शन से आ रही है, उसे यहां पे हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. और वो नॉर्मल रिएक्शन ही मेरा ऑब्जर्व्ड वेट है, जिसे कि हम एपरेंट वेट भी कॉल कर देते हैं. अगर मेरा जो वेट है, जितनी मैं फोर्स सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, उतनी अगर मेरे ऊपर फोर्स ऑब्टेन होगी है, तो मेरा एपरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट के बराबर होगा. और व्हाट हैपेंस समटाइम्स व्हाट हैपन कि जितना बॉडी किसी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उतनी रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होती है. जब उतनी रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होती है, उतनी नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होती है, तो उतना एपरेंट वेट ऑब्टेन नहीं होता है. तो इट मीन दैट उस केस में एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम या ज्यादा हो सकता है. अगर सपोज कर लो मैं इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मेरा वेट इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, और मुझे कोई रिएक्शन ऑब्टेन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन इज ऑब्टेन. मुझे ऐसे लगेगा मैं नीचे जा रहा हूं, खड़ा हूं मैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व. मुझे ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि मेरे फीट इस सरफेस को टच कर रहे हैं. आई विल नॉट फील दैट. तो वो जो है, जब मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन ही ऑब्टेन नहीं होगी, मेरा अपना एपरेंट वेट ही ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि दैट इज ए स्टेज ऑफ वेटलेसनेस. अब ये सब चीजें कब आती हैं, कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे. कैसे अगर कोई लिफ्ट में कोई बंदा खड़ा हुआ है, लिफ्ट में उस बंदे का एपरेंट वेट क्या होगा. देखिए सपोज वी आर हैविंग, दिस इज ए लिफ्ट, ये लिफ्ट है आपके पास, और इस लिफ्ट में आपके पास देयर इज ए मास m. अब ये जो मास है, इसके कारण जो फोर्स होगी वो किधर एक्ट करेगी, नीचे की तरफ एक्ट करेगी. फोर्स किधर एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ. वो कितनी फोर्स एक्ट करेगी, mg. अब ये मास लिफ्ट के सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रहा है, mg फोर्स एक्ट कर रहा है. अब ये जो सरफेस है, दिस सरफेस विल आल्सो
exert the force on this mass, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ये इस डायरेक्शन में फोर्स exert करेगी. This weight is exerting the force on this mass in the upward direction. तो ये हमारे पास क्या है, what is this? This is the normal action. और यही क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, what it is called? This is called apparent weight. ये क्या है, apparent weight है. तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स mg. ये रिएक्शन क्यों आई, क्यों मास m ने इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस surface will also exert the force on this mass m in the opposite direction on the same line. और वो उसे हमने क्या कॉल किया, नॉर्मल एक्शन. Here it is called apparent weight. और ये जो mg है आपके पास, what is this? This is the रियल वेट. ये आपके पास क्या है, रियल वेट है. सपोज कर लीजिए ये लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है. दिस लिफ्ट इज एट रेस्ट, मूव नहीं कर रही है. दिस लिफ्ट इज नॉट मूविंग. तो क्या होगा आपके पास, इट इज इन इक्विलिब्रियम. इट इज इन इक्विलिब्रियम. हियर आर इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा. व्हाट विल बी हियर, कैपिटल R विल बी इक्वल टू mg. और व्हाट विल से कि हियर रियल वेट mg विल बी इक्वल टू क्या होगा, एपरेंट वेट के इक्वल होगा. जितना उसका एक्चुअल वेट है उतना ही वेट उसको ऑब्जर्व होगा. एपरेंट वेट मींस ऑब्जर्व्ड वेट, उतना ही उसको ऑब्जर्व हो जाएगा. क्लियर. व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, सपोज लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. लिफ्ट ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है. सपोज दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. किस स्पीड के साथ, u स्पीड के साथ. लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड u. तो उस केस में भी क्या है, यहां पे कोई आपके पास और फोर्स नहीं आ रही, बिकॉज इट इज नॉट यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन 0 है. नो अदर फोर्स इज एग्जिस्टिंग हियर. No other force is existing here. Again here, apparent weight will be equal to real weight. Apparent weight क्या होगा, real weight के equal ही होगा. Here also apparent weight will be equal to real weight. Now suppose lift is moving upward direction with an acceleration a. लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, किस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है. अब आपके पास इस सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन में है, किस डायरेक्शन में है, ऊपर. लिफ्ट के ऊपर ए एक्सेलरेशन है. अब लिफ्ट क्या हो गया आपके पास, पहले लिफ्ट क्या थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ एज इट इज एक्सेलरेटेड, इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और आपको क्या कहा है कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसमें एक स्यूडो फोर्स डेवलप हो जाती है. नाउ दिस लिफ्ट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. In non-inertial frame of reference, a pseudo force is developed. और वो pseudo force होती किस डायरेक्शन में है, pseudo force किसके ऊपर एक्ट कर रही है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो pseudo force एक्ट करती है. वो pseudo force किसके ऊपर एक्ट करती है, किसके ऊपर एक्ट करती है, जो उसके अंदर पड़ी हुई हैं. और जो उसके अंदर पड़ी हुई हैं उसके ऊपर कितनी एक्ट करती है, किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, उतनी ही एक्ट करती है. उतनी वो उसमें उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है. किधर प्रोड्यूस करती है, अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ दिस लिफ्ट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. Now in this non-inertial frame of reference, which mass is lying? Mass small m is lying. Now here the on mass m, which pseudo acceleration is produced, pseudo force will be produced in which direction? In downward direction. तो यहाँ पे आपके पास एक pseudo force develop हो जाएगी. वो pseudo force क्या होगी, ma.
वो स्यूडो फोर्स कितनी होगी, ma। वो किधर होगी, जिधर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ होगी। अब आपके पास नॉर्मल एक्शन, देखो मैंने आपको क्या कहा, व्हाट इज नॉर्मल एक्शन, जितना किसी सरफेस के ऊपर जितनी भी टोटल फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स के कारण जो रिएक्शन ऑब्टेन हो रही है दैट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या कॉल किया है, नॉर्मल रिएक्शन कॉल किया है। तो यहां पे आपके पास टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, यहां पे टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज mg plus ma। here the total force acting in the downward direction is mg plus ma। क्लियर। तो नॉर्मल एक्शन किससे ऑब्टेन होगी, mg plus ma से। तो आपके पास एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, यहां पे नॉर्मल एक्शन क्या आएगी, mg plus ma। तो आपके पास दिस विल बी द, ये आपके पास एपरेंट वेट होगा, यहां पे this will be the apparent weight, or this result implies that apparent weight is greater than its actual weight। apparent weight क्या होगा, इसके रियल वेट से ज्यादा होगा। क्लियर। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है हमें ऐसे लगता है कि हम भारी हो गए हैं, हमारे वेट बढ़ गया है, हमारा वेट इंक्रीज हो गया है, we will result this thing, this is the reason। क्यों, अब आपके पास आपकी बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है सरफेस के ऊपर वो बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है, आपके पास नाउ यू आर मूविंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आपके ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रही है, और वो स्यूडो फोर्स किधर एक्ट कर रही है, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। क्लियर। नाउ अगर यही लिफ्ट आपके पास नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही हो, दिस लिफ्ट इज एक्सेलेरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करेगी तो आपके पास स्यूडो फोर्स की तरफ ऑब्टेन होगी, स्यूडो फोर्स की तरफ ऑब्टेन होगी बच्चों, स्यूडो फोर्स विल बी ऑब्टेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज ma। स्यूडो फोर्स की तरफ ऑब्टेन होगी ma। अब आपके पास ये जो मास m है इस सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, देखो ए इस सरफेस के ऊपर अपना वेट एक्सर्ट कर रहा है, अपना mg वेट एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन उस mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो कितनी है, ma। तो आपके पास ये जो बॉडी है इस सरफेस के ऊपर नेट कितनी फोर्स नीचे की तरफ ऑब्टेन एक्सर्ट करेगा, mg माइनस ma। ये इसने, इस बॉडी ने इस सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है, mg माइनस ma। तो आपके पास यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन होगी दैट विल बी mg माइनस ma होगी, और आपके पास एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, m इंटू g माइनस a आ जाएगा। एपरेंट वेट क्या आ जाएगा, m इंटू g माइनस a आ जाएगा। मीन्स जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है आपका एपरेंट वेट कम हो जाएगा, आपका ऑब्जर्व वेट कम हो जाएगा एक्चुअल वेट से। आप अपने आप को ऐसा फील करोगे हम हल्के हो गए हैं, थोड़े से हमारा कम वेट हो गया है। जब आप कभी किसी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हो ना, आपका सांस फूल जाता है, और जब किसी उसी बिल्डिंग की आप सीढ़ियां नीचे उतरते हो आप बड़े आराम से टहलते टहलते नीचे उतर जाते हो। क्यों, जब आप ऊपर चढ़ते हो आपका वेट ज्यादा होता है, जब आप नीचे उतरते हो आपका वेट कम होता है। ये कब, जब थोड़ा सा दौड़ के, थोड़ा सा एक्सेलेरेट होके ऊपर चढ़ते हो या एक्सेलेरेट होके नीचे उतरते हो। क्लियर। नाउ यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है और आपके पास स्यूडो फोर्स जो है इसके ऊपर मास m के ऊपर जो ऑब्टेन हो रही है, ये स्यूडो फोर्स उसकी वेट से कहीं ज्यादा हो जाए तो आप उस बॉडी के सरफेस का कांटेक्ट ही लूज कर जाओगे।
आप क्या कर जाओगे, उस बॉडी उस सरफेस का कॉन्टैक्ट ही लूज कर, आप फ्लाई कर जाओगे, यू विल फ्लाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये मैकेनिक्स में, जब कभी भी किसी जो कोई बॉडी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उसकी नॉर्मल एक्शन अगर नेगेटिव हो जाती है, यहां पे जब ए जी से ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल एक्शन नेगेटिव हो जाएगी, और जब कभी भी नॉर्मल एक्शन नेगेटिव हो जाती है उस समय वो बॉडी कांटेक्ट लूज कर जाती है, उस समय वो उसके वहां से फ्लाई कर जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और कहीं पे आपके पास यही लिफ्ट नीचे की तरफ किस एक्सेलेरेशन के साथ मूव करे, जी एक्सेलेरेशन के साथ नीचे की तरफ फॉल करे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, आपके पास नॉर्मल एक्शन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मींस आप क्या एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ वेटलेसनेस। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ वेटलेसनेस। So this is about the apparent weight of the body in a lift। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं। पहली तो बताई है लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, तो आपके पास जितना उसका एक्चुअल वेट है उतना ही उसका apparent वेट है। अगर लिफ्ट कहीं पे ऊपर या नीचे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तब भी आपके पास जो उसका एक्चुअल वेट है वही इसका apparent वेट है। उस केस में भी मैं क्या कह रहा हूं, इन दिस केस आल्सो दिस लिफ्ट विल एक्ट एज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। But when the lift is accelerating upward direction or lift is accelerating in the downward direction, in that case this lift will behave as a non-inertial frame of reference. When this lift will behave as a non-inertial frame of reference, when lift is moving upward direction, in that case a pseudo force will be acting on this mass small m in the downward direction. With that normal action will increase, that becomes mg plus ma, so apparent weight also increases. But when lift is moving downward direction, in that case pseudo force on this mass m is obtained in the upward direction, that is ma. With that the normal action decreases, because here the normal action will be due to the resultant of two forces mg and ma which are acting in the opposite direction. So that will be mg minus ma, and that will be your apparent weight. So here apparent weight will be decrease. यहां पे मैंने एक और चीज बता दी कि अगर यहां पे a इज ग्रेटर देन g हो जाए, नॉर्मल एक्शन नेगेटिव भी हो सकती है। नॉर्मल एक्शन नेगेटिव होने का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा एपरेंट वेट नेगेटिव हो गया, हम यहां पे उस समय ये कहेंगे कि दैट बॉडी इज लूजिंग द कॉन्टैक्ट विद दैट सरफेस। अगर यहीं पे क्या है, अगर वो लिफ्ट फ्रीली फॉल करे, इसे हम फ्री फॉल भी कहते हैं, जब वो लिफ्ट किस एक्सेलेरेशन के साथ फॉल कर रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ फॉल कर रही है, तो दैट बिकम्स द स्टेज ऑफ वेटलेसनेस। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिफ्ट। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने आज आपको इस लेक्चर में कहा है कि यू शुड बी पॉजिटिव लाइक न्यूटन्स। देखो, न्यूटन ने प्लेग की बीमारी आई 1665 में, तो न्यूटन्स ने 18 महीने जो उसकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद रही, तो उसने अपने आप को डिमोरलाइज नहीं किया, उसने अपने आप को पॉजिटिव रखा। पॉजिटिव रख के उसने देखो क्या कुछ दे गया वो दुनिया को। न्यूटन्स लॉ दे गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे गया, देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल थ्योरीज दे गया हमारे पास। तो सो जिसके कारण दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स मिराकलस ईयर। तो आपने भी स्टूडेंट्स ये कोविड-19 को 2020 को आपने भी इसको मिराकलस ईयर बना देना है। ऐसे काम करने हैं, ऐसे पॉजिटिव काम करने हैं, आपने ऐसी अपनी पॉजिटिव सोच बनानी है कि दिस इज कॉल्ड ए 2020 मिराकलस ईयर ऑफ द +1 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो इस 2020 ईयर को हम मिराकलस बनाने के लिए देखो बच्चों, स्वस्थ रहो, जागरूक रहो और जागृत रहो। तो ये सब चीजें होंगी तो आपके पास 2020 ईयर आपके लिए क्या होगा, मिराकलस होगा। दैट इज कॉल्ड +1 मिराकलस ईयर। क्लियर?
तो इसके लिए हम आप इस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।